गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट की हम क्लास में आज बात कर रहे हैं। लास्ट हमने टॉपिक बात किया था प्रस्ताव के बारे में, तो आज हम बात करेंगे स्वीकृति के बारे में। देखिए, वैसे तो हमने सारी शब्दावली में बातचीत कर ली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन टॉपिक्स का बार बार चर्चा होगी और बार बार आपको याद रखना होगा, वो 10 पॉइंट याद रखनी है। स्वीकृति का वैसे तो तात्पर्य क्या था कि जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है वह व्यक्ति उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति दे देता है, तो ये माना जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और ठहराव या अनुबंध के निर्माण के लिए, ये भी एक परिभाषा है, निर्माण के लिए स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। तो ये कहते हैं कि प्रस्तावक के विचारों से सहमत होना, ये सामान्य शब्दों में परिभाषा कही जा सकती है। सामान्य शब्दों में सहमत होना स्वीकृति है। देखिए, पहले तो हमने सिर्फ एक ही परिभाषा बात की थी, आज उसकी दो जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। और सही हमारी परिभाषा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2 की उपधारा बी के अनुसार, क्या जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है वह व्यक्ति उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति हाँ या ना में दे देवे, तो यह कहा जाएगा या यह माना जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है वह उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी, जिस व्यक्ति के समक्ष यानी कि सामने वाले पक्षकार के संबंध में, तो वह व्यक्ति उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति या तो हाँ में या ना में, देखिए वो कार्य कर भी सकता है और नहीं भी, आपकी बात को स्पष्ट में मान भी सकता है और नहीं भी, तो यह कहा जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया गया है। देखिए, उसके बाद बात आती है स्वीकृति देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होता है। स्वीकृति देने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होता है, इसमें दो दशाएं हैं। देखिए, सक्षम व्यक्ति स्वीकृति के लिए, तो एक तो है विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में, तो इस संबंध में वही व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है जिसके समक्ष क्या प्रस्ताव किया गया, जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है। यानी कि ये विशेष प्रस्ताव की दशा में ये व्यक्ति विशेष के नाम से संबोधित किया जाता है।
और दूसरा है सामान्य प्रस्ताव। तो इसे सामान्य व्यक्ति कोई भी जो उस प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है वह व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। और सक्षम आपको मैंने पहले भी बताया कि सक्षम वही व्यक्ति है जो 18 वर्ष का है प्लस स्वस्थ मस्तिष्क का है और प्लस किसी भी एक्ट से वो क्या नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं है। तो वही व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। अब बात आती है स्वीकृति से संबंधित कुछ इसके सामान्य नियम है, वैधानिक नियम है जो होने अति आवश्यक है। जैसे हमने प्रस्ताव के कुछ सामान्य नियम किए थे वैसे ही स्वीकृति के प्रावधान भी कह सकते हो आप उन्हें, या वैधानिक नियम भी कह सकते हो। इसमें पहला पॉइंट है स्वीकृति पूर्ण व शर्त रहित होनी चाहिए। देखिए प्रस्ताव के कुछ जैसे नियम है तो वैसे ही उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए भी कुछ नियमों की बात आती है। तो स्वीकृति पूर्ण व शर्त रहित होनी चाहिए। दूसरा है स्वीकृति स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल होती है। तीसरा है स्वीकृति उचित समय या उचित नहीं कह सकते हम यहाँ पे, निर्धारित समय में दी जानी चाहिए। चौथा है निर्धारित समय के अभाव में उचित समय या प्रचलित विधि के अनुसार दी जानी चाहिए। उसके बाद सामान्य व्यक्ति भी स्वीकृति दे सकता है। यहां ये बात आएगी सामान्य प्रस्ताव को सामान्य व्यक्ति भी स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति स्पष्ट व गर्भित हो सकती है, यानी कि स्पष्ट भी स्वीकृति दी जा सकती है और गर्भित यानी कि हाव भाव से स्वीकृति भी दी जा सकती है। लिखित मांगी भी है तो लिखित भी देनी पड़ सकती है, यानी कि निश्चित विधि है। उसके बाद स्वीकृति निश्चित विधि के अनुसार दी जानी चाहिए। उसके बाद निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित विधि या उचित विधि के अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं।
उसके बाद 10वां पॉइंट आता है स्वीकृति सक्षम व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए। उसके बाद 11वां पॉइंट आता है स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। देखिए, जैसे प्रस्ताव के कुछ नियम थे वैसे ही स्वीकृति के भी कुछ प्रावधान या नियम है। तो स्वीकृति पूर्ण व शर्त रहित होनी चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त रखी नहीं होनी चाहिए, और जैसे प्रस्तावक ने कहा बात उसी बात को उसने स्वीकार करना होगा और स्वीकार करके अपनी स्वीकृति देनी होगी। और स्वीकृति में अगर कोई प्रस्तावक ने क्या किया, कोई शर्तें रखी है तो उसकी स्वीकृति भी बीच में ही शामिल हो जाती है। मैंने कोई आपको प्रस्ताव करते समय शर्त रख दी कि पेमेंट अभी की अभी देनी होगी, तो यह मेरी शर्त है, तो मतलब उसकी जानकारी भी होनी चाहिए और उसकी स्वीकृति भी उसी स्वीकृति में, उसकी सहमति में शामिल हो जाती है। उसके बाद स्वीकृति उचित समय या निर्धारित समय में दी जानी चाहिए। उचित समय जो भी प्रस्तावक ने प्रस्ताव करते समय रखा था कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, जो भी उसने समय रखा था, उस समय में अगर स्वीकृति नहीं दी जा रही तो उचित समय में दी जानी चाहिए। ये जो समय रख दिया इसी में दी जानी चाहिए। अगर ये समय कोई नहीं रखा, मैंने प्रस्ताव किया और मैंने कोई समय नहीं रखा, ठीक है ना, तो ये नहीं कि मैंने प्रस्ताव कर दिया तो आप उसको 10 दिन बाद भी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, स्वीकृति अगर उचित समय नहीं बताया गया तो समय के अभाव में उचित समय या प्रचलित विधि, उचित समय हमारा है 72 घंटे और प्रचलित विधि जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है उसमें समय की एक विधि दी हुई है, तो वो समय के अकॉर्डिंग ही, मतलब निर्धारित समय क्या है, 72 घंटे से ज्यादा आप उस प्रस्ताव को के बाद में आप स्वीकार नहीं कर सकते। 72 घंटे के अंदर अंदर आपको उस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। सामान्य प्रस्ताव को सामान्य व्यक्ति भी स्वीकृति दे सकता है। सामान्य प्रस्ताव की, जैसे नॉर्मल प्रस्ताव रखा है, जैसे जन सामान्य के समक्ष, तो उसे कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार सकता है, बशर्ते वो उस प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता हो, शर्तों को पूरा करने वाला होना जरूरी है। स्वीकृति स्पष्ट व गर्भित हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। स्पष्ट स्वीकृति आपने तुरंत प्रभाव से दे दी तो आप वो स्वीकृति स्पष्ट मानी जाएगी। बस आप क्या होने चाहिए, सक्षम होने अति आवश्यक है। उसके बाद अगर गर्भित यानी कि हाव से भी अगर स्वीकृति आपकी दी जा रही है, मतलब आप उस कार्य को पूरा कर रहे हैं और इसकी जानकारी प्रस्तावक को हो रही है, तो वो भी स्वीकृति आपकी मानी जाएगी। स्वीकृति निश्चित विधि के अनुसार दी जानी चाहिए। निश्चित विधि, अगर मैंने आपको प्रस्ताव किया है और ये कहा है कि आप अपनी स्वीकृति मुझे किस में दें, लिखित में दें, अगर मैंने ये बात कह दी तो आपको लिखित में स्वीकृति देनी होगी। और अगर मैंने कोई भी विधि नहीं लिखी, कोई भी मैंने सिस्टम नहीं लिखा, तो निश्चित विधि जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित विधि कौन सी है, डाक के माध्यम से, डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, टेलेक्स के माध्यम से, यानी कि जो फैक्स करते हैं उसके माध्यम से भी आपको स्वीकृति देनी होगी। लेकिन इसका समय क्या है, 72 घंटे, इसके बाद आप स्वीकृति नहीं दे सकते। अगर विधि में कोई समय या कोई चीज नहीं लिखी तो आपको इनके माध्यम से स्वीकृति देनी होगी, डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या टेलेक्स के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। मैंने प्रस्ताव कर दिया, आपने उस प्रस्ताव को सुना, उसकी शर्तों को सुना, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्या रहे, मौन रहे, किसी प्रकार का हाव नहीं किया, कोई संकेत नहीं दिया, कोई भी बातचीत नहीं की उस टॉपिक के बारे में, तो मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है, आपकी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। भले ही आप उस मीटिंग में बैठे हैं, उस कार्य में बैठे हैं, उस पोजीशन में बैठे हैं, उस चीज को कर रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का कोई हाव भाव नहीं दे रहे, तो मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। और स्वीकृति सक्षम व्यक्ति के द्वारा ही दी जानी चाहिए।
सक्षम व्यक्ति जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया गया है वही व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और दूसरा सक्षम व्यक्ति वही है जो 18+ है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और क्या है, किसी प्रकार से दिवालिया घोषित नहीं है। उसके बाद बात आती है स्वीकृति का संवहन होना अति आवश्यक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद एक चीज और आती है औपचारिक, जो एक 12वां पॉइंट था, इसके भी 12 पॉइंट है। औपचारिक अनुबंध या शर्तों के अनुसार के अनुसार औपचारिक अनुबंध या शर्तों के अभाव में स्वीकृति वैध नहीं होगी, या व्यर्थ हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, वैध नहीं होगी। यानी कि आपने जो भी, हम जैसे कोई भी कोर्ट का कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्वीकृति दे रहे हैं और उनमें उनकी शर्तों का अभाव है, उनकी कमियां हैं, तो भी वो स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम स्वीकृति का संवहन होना अति आवश्यक है। देखिए इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। स्वीकृति का संवहन होना अति आवश्यक है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक क्लास इसमें पूरी एक लगी क्लास लग जाएगी, तो उसमें हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि स्वीकृति का संवहन होना आवश्यकता है, कैसे है और किसको होना चाहिए। देखिए प्रस्तावक को भी उस स्वीकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।